आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाजिर हूं 1 जून का न्यूज पॉडकास्ट। दिन भर लॉकडाउन में मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, 14 फसलों का ज्यादा मिलेगा दाम। भारत की मेहनती किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और रेहड़ी पटरी वालों के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली के सभी बॉर्डर 7 दिनों के लिए सील। हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे। लद्दाख में चीन की घुसपैठ पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। और कार्यक्रम में आगे याद करेंगे मशहूर संगीतकार वाजिद खान को, जिन्होंने कल रात मुंबई में अंतिम सांस ली। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। नमस्कार, मुख्य समाचारों के साथ मैं माधुरी। केंद्र सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों के कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए की गई। देश में कमजोर उद्योगों को उभारने के लिए 4000 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। रेहड़ी पटरी वालों की योजना को पीएम स्वनिधि योजना का नाम दिया गया। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन मिलेगा। किसानों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते डीजीसीए ने सभी विमान कंपनियों को फ्लाइट में बीच की सीट खाली रखने के निर्देश दिए हैं। 1,90,000 से अधिक संक्रमितों के साथ भारत दुनिया में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच केंद्र सरकार सीमा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करेगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क का खुलासा किया है। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल पहुंच गया है। 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। किसानों को राहत देते हुए 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। किसानों को कम ब्याज पर कर्ज दिया जाएगा और 31 अगस्त तक ब्याज में छूट दी जाएगी। रेहड़ी पटरी वालों को भी 10,000 रुपए तक का कर्ज देने का फैसला लिया गया है। संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन फैसलों से लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। केंद्र सरकार द्वारा अपने दूसरे वर्ष के कार्यकाल में प्रवेश करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका भारत की मेहनती किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और रेहड़ी पटरी वालों के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एमएसएमई कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी, जिसके तहत एमएसएमई सेक्टर, किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए थे। क्या कैबिनेट में लिए गए फैसले उन्हीं घोषणाओं का विस्तार हैं या कुछ नया है? यही पूछा मैंने इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी से। 2 हिस्से हैं कैबिनेट के फैसलों के आज। एक हिस्सा ये है कि खरीफ का समर्थन मूल्य घोषित किया गया, जिसकी संभावना थी कि खरीफ की बुवाई शुरू होने का समय है और सरकार ने तमाम फसलों पर 50 से 80% तक समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। ये जिसका इंतजार किया जा रहा था और साल की प्रक्रिया है कि खरीफ की बुवाई से पहले उसका समर्थन मूल्य आता है। तो ये नया फैसला था जो कि कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया। दूसरा ये था कि जो किसानों को रियायती कर्ज पर रियायती ब्याज दर पर जो कर्ज मिलता है, जिसकी स्कीम कोविड के दौरान घोषित की गई थी, उसे 31 अगस्त तक और बढ़ाया गया। ये सुविधा किसानों को और मिलेगी, इसकी घोषणा आज की गई। दूसरी तरफ लघु उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने जो कैबिनेट से अप्रूव हुआ था पैकेज, जो कोविड का पैकेज, राहत पैकेज घोषित किया गया था, उसके बारे में जानकारी दी। ये पैकेज करीब 14-15 दिन पहले घोषित हुआ था। इसे आज कैबिनेट ने मंजूर किया है और इसके जो 2 प्रमुख हिस्से हैं, एक डिस्ट्रेस फंड और एक फंड्स ऑफ फंड, क्योंकि लघु उद्योगों को इक्विटी देने के लिए और उनको सस्ते कर्ज उपलब्ध कराने के लिए, उसका जो रोड मैप है उसे आज घोषित किया गया और उसे मंजूर किया गया कैबिनेट से। इसमें बहुत सारे प्रावधान जुलाई से लागू होंगे। लघु उद्योग मंत्री ने कहा कि बहुत सारी जो बीमार कंपनियां हैं या जिनको कोविड से नुकसान हुआ है,
छोटे उद्योगों को उन्हें इन फंड से काफी मदद मिलेगी। आज लघु उद्योगों के लिए जिस पैकेज के जिस हिस्से को मंजूर किया गया वो सरकार में कामकाज की थोड़ी सुस्त गति बताता है। लघु उद्योगों के लिए पूरी एक तिमाही निकल चुकी है और अब ये प्रावधान मंजूर होकर आ पाए हैं जिनकी घोषणाएं बहुत शोर शराबे के साथ और बहुत जोर शोर से की गई थी और जुलाई तक जब तक ये लागू होगा तब तो लघु उद्योगों के लिए समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी। एक महत्वपूर्ण चीज जो इस पूरे प्रावधान की जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाह थी वो आज तक स्पष्ट नहीं हो सकी, क्योंकि लघु उद्योग मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डिस्ट्रेस फंड से किस ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा लघु उद्योगों को, यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया। लघु उद्योगों की निगाहें सिर्फ इस बात पर है कि सरकार उन्हें किस दर पर ब्याज दर पर कर्ज देती है, क्योंकि अगर कर्ज सस्ता नहीं हुआ उनके लिए तो उनके लिए रिवाइवल का या उन्हें एक कंपनीज को दोबारा शुरू करने में गहरी मुश्किल आएगी। शुक्रिया अंशुमान तिवारी। वहीं 2 महीनों से सख्त लॉकडाउन में रहे भारतीयों के लिए आज जिंदगी की पटरी पर लौटने की शुरुआत का दिन था। लॉकडाउन के इस चरण को सरकार ने अनलॉक 1 कहा है, जिसके तहत अधिकतर गतिविधियों को फिर से शुरू किया जा रहा है। अब लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित है। देश के बाकी हिस्सों में आज दुकानें खुली, बाजारों में भीड़ रही, रेलवे स्टेशंस पर शोर शराबा रहा। ऐसा लगा मानो लॉकडाउन में बंधी जिंदगी खुल रही है और हालात सामान्य हो रहे हैं। जयपुर में लॉकडाउन आज जश्न के साथ खुला, बता रहे हैं जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार। राजस्थान का मिजाज है, कुछ भी करते हैं तो शानो शौकत के साथ करते हैं। अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही है जश्न के साथ। यहाँ पर ये जो आमेर जो है, आमेर महल में हूँ और राजस्थान सरकार ने कहा है कि 22 मार्च से ही लॉकडाउन था जयपुर में और पुराना शहर जो जयपुर का था वो कर्फ्यू में जी रहा था और आज सुबह से जब कर्फ्यू खत्म हुआ है तो इस तरह से जहाँ भी पर्यटन स्थल है हर जगह रंगारंग कार्यक्रम करवाया जा रहा है ताकि लोगों में एक उत्साह बने कि अब जिंदगी को वापस पटरी पर लाना है। जिस तरह से लोग अपने घरों में बंद थे और जयपुर ने जीता है इस जंग को। अब पूरे जयपुर में 28 के आसपास केवल कोरोना पॉजिटिव रह गए हैं, जबकि 1000 के ऊपर पहुंच गए थे। तो जिस दिलेरी के साथ जयपुर ने मुकाबला करते हुए इस जंग को जीता है, उसी के साथ यहाँ पर एक जश्न मनाया जा रहा है कि आज से अनलॉक जो हो रहा है उसमें जनता अपनी भागीदारी दे। अनलॉक 1 पर आप जयपुर से सुन रहे थे हमारे संवाददाता शरद कुमार को। तो कोरोना संक्रमण के मामलों की लगातार बढ़ रही तादाद इन हालात पर सवालिया निशान लगा देती है। बीते 24 घंटों में ही करीब 8,500 नए मामले सामने आए हैं और अब देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की तादाद 1,90,000 को पार कर गई है और अब भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है। भारत में मुंबई और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज दिल्ली की सीमाओं को 7 दिनों के लिए सील करने की घोषणा कर दी। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि दिल्ली में अस्पतालों में बेड को सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। बीते 4 दिनों से लगातार दिल्ली में रोजाना 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सलून्स और नाई की दुकानों को खोल दिया गया है और दुकानें खोलने की ऑड इवन व्यवस्था को भी अब खत्म कर दिया गया है। अभी तक जितनी चीजें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा अभी। मैंने इसके बारे में कहा कि दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय तो है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम दिल्ली के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। सरकारी ऑफिसर्स जो हैं वो आई कार्ड के बेसिस पे आ जा सकेंगे, पास लेकर आया जाया जा सकेगा। तो अब दिल्ली की सीमाएं 7 दिनों तक सील रहेंगी। इस दौरान आपात और जरूरी सेवाएं, नगर निगम सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग व्यवस्था और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को पास दिखाकर आने जाने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और क्या होगा, बता रही हैं हमारी सहयोगी गरिमा। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के बॉर्डर को सील करने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत दिल्ली से सटे बॉर्डर्स को अगले 1 हफ्ते तक सील रखा जाएगा। यानी अब दिल्ली में नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एनसीआर के शहरों से कोई एंट्री नहीं मिल पाएगी। जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं या जिनके पास प्रशासन की ओर से जारी किए जा रहे पास हैं, उन्हीं को इस दौरान दिल्ली में एंट्री मिल पाएगी। इसके अलावा दिल्ली में जो डीटीसी बसें चल रही हैं, अब वो गुरुग्राम या नोएडा के लिए नहीं चल पाएंगी। सिर्फ दिल्ली के अंदर ही ये बसें चलेंगी।
दिल्ली सरकार ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं कि क्या दिल्ली के बॉर्डर्स को आगे भी सील रखा जाए। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार शाम तक अपने सुझाव उन्हें देने के लिए कहा है। आइए अब ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले का हरियाणा से आने वालों पर क्या असर होगा। देश में लागू हुए अनलॉक 1 के तहत हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटे बॉर्डर्स खोलने का फैसला लिया था, जिससे गुरुग्राम और फरीदाबाद से लोग पर्सनल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिल्ली आ सकते थे। अब दिल्ली सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए हैं, यानी हरियाणा से कोई भी पब्लिक व्हीकल दिल्ली नहीं आ पाएंगे और पर्सनल व्हीकल वालों को भी पास रखने की जरूरत होगी। दिल्ली में गुरुग्राम और फरीदाबाद से हर रोज काम के लिए आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब ज्यादातर ऑफिसेस, मार्केट और प्राइवेट ऑफिसेस खुल रहे हैं तो जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। ये तो हुई हरियाणा की बात। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर्स पर क्या हाल है, आइए ये भी बताते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, लेकिन अनलॉक 1 के बावजूद दोनों शहरों ने दिल्ली से सटे अपने बॉर्डर्स नहीं खोले हैं। राज्य सरकार ने जिलाधिकारी पर यह फैसला छोड़ा था, जिसके बाद डीएम ने लगातार केसेस में हो रही बढ़ोतरी का हवाला देकर बॉर्डर्स न खोलने का फैसला लिया। अगर अब किसी को दिल्ली से नोएडा आना है या फिर नोएडा से दिल्ली जाना है तो उसे पास दिखाना जरूरी होगा। प्रशासन की ओर से ई पास जारी किया जा रहा है, जो डीएम ऑफिस या आरोग्य सेतु से अप्लाई करके लिया जा सकता है। नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद के लिए भी यही नियम लागू है। सोमवार को भी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर इस पाबंदी के कारण लंबा जाम दिखाई दिया और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गरिमा बुधानी, आज तक रेडियो। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब बात भारत चीन सीमा की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश सीमा पर सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। अभी सीमा पर हालात कैसे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अशरफ वानी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन और भारत की सेना के बीच तनाव बना हुआ है। 1 महीने से भी ज्यादा समय बीतने लगा है, लेकिन फिलहाल अभी भी चीनी फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हटने को तैयार नहीं है। इस तनाव की शुरुआत मई के पहले हफ्ते में तब हुई जब चीनी फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गलवान घाटी में डेरा डालने लगी। न सिर्फ 5000 से ज्यादा चीनी सैनिक इस इलाके में आए, बल्कि साथ ही साथ उनका जरूरी साजो सामान भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पहुंच रहा है। 5 मई को पहली बार चीनी फौज और भारतीय फौज के बीच आमना सामना हुआ। यहां पर धक्का मुक्की में चीनी फौजों के कुछ जवानों के साथ साथ भारतीय सेना के भी कुछ जवान घायल हुए। तब से अब तक फिलहाल चीनी फौज लगातार फौज की तादाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा रही है। पिछले 1 महीने में कई बार भारतीय सेना की तरफ से चीनी सेना को बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन फिलहाल वो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर किसी भी बैठक के लिए नहीं आ रहे हैं। सेना की तरफ से प्रयास जारी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बने इस तनाव को सुलझाने के लिए बैठक हो। सेना के सूत्रों का कहना है कि त्रिशूल में बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर एक बार फिर चीनी सेना को बैठक के लिए बुलाया गया है और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द बॉर्डर मीटिंग में इस विवाद को सुलझाया जाएगा। सरकार ने भी साफ किया है, सेना की तरफ से बातचीत की प्रक्रिया के साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी चीन के साथ तनाव कम करने की कोशिश जारी है। कई जानकारों का कहना है कि दरअसल इस समय जिस अंदाज से चीन का आक्रामक रुख सामने आ रहा है, उसकी 2 वजहें हैं। एक, जो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश पिछले साल अगस्त में बनाया गया, और दूसरी बात जिससे चीन चिढ़ा हुआ है वो दरअसल उस इलाके में भारत की तरफ से हो रहे सड़कों और पुलों का निर्माण है। लद्दाख में पिछले कई सालों के दौरान कोई बड़ा निर्माण का काम नहीं हुआ, लेकिन पिछले 5 साल से लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सड़कों का निर्माण जोर शोर से जारी है।
शुक्रिया अशरफ वानी। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने लद्दाख में चीन के दखल पर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। चीनी सेना द्वारा भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर क्यों मौन बैठी है मोदी सरकार? चीनी सेना द्वारा लद्दाख और सिक्किम में 3 स्थानों पर भारतीय सीमा में घुसपैठ लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां बनी है। खबरों की माने तो चीनी सेना के हजारों सैनिकों ने गलवान रिवर वैली, पेंगोंग त्सो लेक एरिया लद्दाख में घुसपैठ कर हमारी भूभागीय अखंडता पर अतिक्रमण का दुस्साहस किया है। मोदी सरकार को तत्काल स्थिति स्पष्ट कर जवाब देना चाहिए। तो ये थे कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच भी अब राजनयिक तनाव बढ़ सकता है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कल पाकिस्तानी उच्चायोग के 2 अफसरों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया और देश छोड़ने को कहा है, लेकिन इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज की है। जैसे को तैसा के फॉर्मूले को अपनाते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में अब भारतीय दूतावास के अधिकारी को समन भेजा है। क्या है ये मामला? आइए जानते हैं हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय से। भारत और पाकिस्तान की बात हो तो हम सभी की नजरें LOC के आसपास घूमने लगती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला नजर आए जो LOC को पार कर चला आया हो और राजधानी दिल्ली में ही मिले, तो सारे देश की निगाहें उस पर चली जाती हैं और बदले में बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाई पड़ती ही है। दरअसल मामला ये है कि भारत ने आबिद हुसैन और ताहिर हुसैन नाम के 2 अधिकारियों को जासूसी के आरोप में पकड़ा। ये दोनों पाकिस्तान उच्च आयोग के वीजा सेक्शन में काम करते थे। पूछताछ में इन्होंने ISI के लिए काम करना भी स्वीकार कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दोनों राजनयिकों पर लगे इल्जाम को बेबुनियाद बताया और कहा है कि ये वियना संधि का उल्लंघन है। साथ ही ये भी कहा है कि भारत इन हरकतों से राजनयिक संबंध खत्म कर देना चाहता है, जबकि भारत ने इन दोनों ही लोगों को नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग को सौंप दिया, क्योंकि इन लोगों को वियना संधि के तहत न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही इन पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। साल 1961 में आजाद और संप्रभु देशों के बीच राजनयिक संबंधों को लेकर वियना कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनी जिसमें राजनयिकों को विशेष अधिकार दिए गए। इसके 2 साल बाद 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इससे मिलती जुलती एक और संधि बनाई, जिसे वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस कहा गया। इसका ड्राफ्ट इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने तैयार किया था, जिसे 1964 में लागू कर दिया गया और तभी से वियना संधि लागू हो गई। इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता। भारत ने इससे पहले भी साल 2016 में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और ऑफिसर को सेवा से निकालकर पाकिस्तान भेजने का आदेश दिया था। भारत ने ICJ में कुलभूषण जाधव का मामला वियना संधि के तहत ही उठाया। वहीं इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट में इटली के नौसेना के अफसरों को भारत द्वारा गिरफ्तार किए जाने का मामला भी इसी संधि के तहत चला था। माधुरी, आज तक रेडियो। और अब चलते हैं अमेरिका। एक तरफ अमेरिका कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है, तो दूसरी तरफ एक काले व्यक्ति की पुलिस के हाथों हत्या से पैदा हुआ सामाजिक आक्रोश और हिंसा ने नया संकट पैदा कर दिया है। अमेरिका बीते एक सप्ताह से सुलग रहा है। लगातार हो रहे प्रदर्शनों की आंच व्हाइट हाउस के करीब तक पहुंच गई है। ये सब शुरू हुआ एक काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों बेरहमी से मौत के बाद। फ्लॉयड की जिंदगी के अंतिम मिनटों का वीडियो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आक्रोश पैदा कर रहा है। क्या है ये मामला और ये कितना गंभीर है और इससे क्या संकट हो सकता है, यही समझने के लिए मैंने बात की अमेरिका में डेलवेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान से। चंद साल एरिक गार्नर नाम के एक शख्स को पुलिस ने ऐसे ही मारा था कैमरा पर, और उनके भी आखिरी शब्द थे कि आई कांट ब्रीथ, कि मैं सांस नहीं ले सकता। तो जब जॉर्ज फ्लॉयड का सोशल मीडिया पर असैसिनेशन हुआ, कत्ल हुआ, जहां पर एक पुलिस वाला उनकी गर्दन पर तकरीबन
9 मिनट तक घुटना रख कर उनको सफोकेट करके मारा, और लोगों की कहने पर भी वो उस शख्स को छोड़े नहीं। तो इससे जो जिस तरह से बेदर्दी से, गैर इंसानियत से जॉर्ज फ्लॉयड का कत्ल हुआ, उसकी वजह से ये इतना एक्सप्लोड हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले 2.5 महीने में अमेरिका की माली हालत बहुत ही यूँ कहिए बहुत ही बुरी तरह से गिर गई है। तकरीबन 4 करोड़ लोग यानी 40 मिलियन लोग अपने जॉब्स और अपनी इनकम लूज़ कर चुके हैं, और उसमें से ज़्यादातर लोग अफ्रीकन अमेरिकन है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा असर कोविड का अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर हुआ है। सबसे ज़्यादा जॉब्स वो लोग लूज़ किए हैं, सबसे ज़्यादा जाने भी वो लूज़ किए हैं। तो ये सारी चीज़ें का फ्रस्ट्रेशन कहिए जो एक तरह से एक रेवोल्यूशन की तरह उमड़ पड़ा है। तो क्या अब ये प्रदर्शन थमेंगे या और तेज होंगे? और इस साल अमेरिका में चुनाव भी प्रस्तावित हैं, इसका उससे भी कोई कनेक्शन है क्या? प्रोटेस्ट की नौयत भी बदल गई है। प्रोटेस्ट के बजाय अब लूट मार हो रहा है। जो लोग ऑन द लेफ्ट है वो कह रहे हैं कि लूट मार एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की गैंग्स की वजह से हो रहा है, जो चाह रहे हैं कि अफ्रीकन अमेरिकन का ये जो आंदोलन है हुकूक के लिए उसको बदनाम कर दें और एक गलत पिक्चर प्रेजेंट किया जाए। इसमें वाइट जो नेशनलिस्ट है वो भी शामिल है लूट मार में, और वीडियो से बाज़ जगह काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है कि जो लुटेरे हैं वो काले नहीं बल्कि गोरे कम्युनिटी के लोग हैं। तो इस तरह से पॉलिटिक्स कोविड-19 के वजह से और डोनाल्ड ट्रंप की जो सियासत है उसके वजह से भी प्रॉब्लमेटाइज हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे मेन अचीवमेंट रहा है, अमेरिकन की जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से ग्रो हो चुकी है उनके दौरान, और स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊंचा पहुंच गया था। लेकिन कोविड-19 की वजह से, ये सबसे बड़े जॉब लॉसेस की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी डिक्लाइन हो गया है, जीडीपी की ग्रोथ कम हो गई है। तो वो डर रहे हैं कि हो सकता इसके वजह से 2020 का जो नवंबर में इलेक्शन होगा वो उसमें हार जाएंगे। तो वो बेसिकली ये डिवीज़न, ये रेसिस्ट डॉग विसल्स कहते हैं, यानी अपने ट्विटर पे वो इस तरह के बातें कर रहे हैं जो एक किस्म से रेसिस्ट इमोशंस को और आग दे रहा है, जिसके वजह से और डिविजन्स बढ़ जाएंगे इस मुल्क में, और मुझे लगता है कि इसके वजह से प्रोटेस्ट और भी चलते रहेंगे। शुक्रिया मुक्तदर खान। वहीं प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब तक पहुंच गए और राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर में शरण लेनी पड़ी। व्हाइट हाउस के नीचे बना ये सुरक्षा बंकर कैसा है, बता रही हैं हमारी सहयोगी नुपुर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इतवार की शाम व्हाइट हाउस के नीचे बने बंकर में जाना पड़ा। दरअसल अमेरिका में पुलिस के हाथों एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद से ही कई शहरों में तनाव के हालात हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं। व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने की वजह से ट्रंप को तय प्रोटोकॉल के हिसाब से बंकर में सेव किया गया। प्रेसिडेंट पर कोई खतरा हो उससे बचाव के लिए व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर बनाया गया है, जिसे ही आम चाल में बंकर कहा जाता है। इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं होती हैं, मसलन टीवी, फोन, हाई स्पीड इंटरनेट समेत कम्युनिकेशन के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स मौजूद रहते हैं ताकि राष्ट्रपति अपना काम जारी रख सकें। यहाँ उनकी मदद के लिए सिविल और फौजी अफसरान भी मौजूद रहते हैं। व्हाइट हाउस में पहली मर्तबा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बंकर का निर्माण किया गया। उस वक्त राष्ट्रपति रूजवेल्ट पर हवाई हमले का अंदेशा था, लिहाजा एक ऐसे बंकर रूपी शेल्टर का निर्माण किया गया जो तमाम हमलों से हिफाजत कर सके, यहाँ तक कि न्यूक्लियर वेपन का भी इस पर कोई असर न हो। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के वक्त राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तो राजधानी से बाहर फ्लोरिडा में थे, लेकिन उपराष्ट्रपति और दूसरे बड़े अधिकारियों को सुरक्षा की दृष्टि से व्हाइट हाउस के इसी बंकर में भेजा गया था। अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी प्रेसिडेंट और दूसरे बड़े लोगों के लिए आपातकाल में सुरक्षा के इंतजाम के लिए बंकर होते हैं। जंगी हालात में बंकर की बड़ी अहमियत होती है। फौज दुश्मन की गोलाबारी और मौसम की मार से बचने के लिए
लिए बंकर बनाती है। इसके अलावा युद्ध के समय सिविलियंस के लिए जरूरी सुविधाओं से युक्त बंकर बनाए जाते हैं। 2 बंकरों के बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम है। पहला दर्जनों कमरों का आलीशान बंकर जिसमें हिटलर ने अपना आखिरी वक्त बिताया, अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी और अंत में खुदकुशी की। दूसरा वो बंकर जहां इराक के बेदखल राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अमेरिकी फौज ने गिरफ्तार किया, लेकिन हिटलर के बंकर के मुकाबले ये बेहद साधारण था और केवल छिपने के लिहाज से मामूली तौर पर बनाया गया था। आमतौर पर प्रेसिडेंट और दूसरे बड़े लीडर्स के लिए बंकरों का निर्माण अति आपातकाल के लिए किया जाता है, लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप महज प्रदर्शनकारियों की वजह से बंकर में चले गए, भले ही घंटे भर के लिए, उससे उनके विश्व के सबसे ताकतवर देश के नेता की वैश्विक छवि को तो धक्का लगा ही है, साथ ही विरोधियों को भी उन पर कमजोर राष्ट्रपति होने का आरोप लगाने का मौका मिल गया है। नुपुर श्रेष्ठ, आज तक रेडियो। बढ़ते हैं आगे। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में 3,72,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें कई चर्चित कलाकार भी शामिल हैं। भारत के मशहूर संगीतकार वाजिद खान का नाम भी अब उन लोगों में जुड़ गया है जिन्हें इस महामारी ने लील लिया। अपने भाई साजिद के साथ साजिद वाजिद के नाम से संगीत बनाने वाले वाजिद खान 42 साल के थे। कुछ समय पहले ही उन्होंने सलमान खान के साथ हिंदू मुस्लिम भाई भाई नाम से गीत जारी किया था। वाजिद खान को याद कर रहे हैं अंजुम शर्मा। 2 पल का किस्सा हो या दिल का हिस्सा बन गए, जाने भी दे, जाने भी दे। ये फिल्म संगीतकार और गायक वाजिद खान की आवाज़ थी। वही वाजिद खान जो साजिद वाजिद जोड़ी के तौर पर ख्यात थे, लेकिन इस जोड़ी का एक सुर अब खामोश हो गया है। जैसे ही वाजिद खान की मौत की खबर आई, किसी को भरोसा नहीं हुआ। वाजिद खान किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। हाल ही में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वाजिद खान कोरोना से भी संक्रमित थे। उन्हें मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इसी कब्रिस्तान में इरफान खान को भी दफनाया गया था। ये बॉलीवुड के लिए बहुत भारी समय है। वाजिद खान ने अपने भाई साजिद के साथ सैकड़ों हिट गाने दिए हैं। उनके संगीत निर्देशन में कई गीत गा चुके गायक राहत फ़तेह अली खान वाजिद की मौत से काफी भावुक हो गए। इतना बड़ा नुकसान, एक और इतना बड़ा नुकसान के जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, उनका दुख जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारे साथ ही जाएगा। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे, ढूंढा है ज़मीन पे, छाना है फलक पे, सारे आसमां देखे। साजिद वाजिद ने साल 1998 में आई फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के एक गीत से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद इस जोड़ी ने एक से एक सुरीले गीत दिए। सोनू निगम की दीवाना एल्बम शायद ही कोई भूला हो, उसने सोनू निगम को ही नहीं बल्कि साजिद वाजिद के करियर को भी उड़ान दी थी। वाजिद की मृत्यु की खबर के बाद सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरा भाई वाजिद हमें छोड़ गया। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। पत्रकार सुशांत मोहन की वाजिद खान के साथ कई मुलाकात हुई हैं। वो बताते हैं कि वाजिद खान बाजार के हिसाब से संगीत ज़रूर कंपोज करते थे, लेकिन गलत को गलत कहने का साहस भी उनके भीतर था। सलमान खान की फिल्म थी दबंग 2 और उसका गाना है फेविकॉल से। वाजिद ने इस गाने को गाया भी है ममता शर्मा के साथ और बहुत ही लोकप्रिय गाना हुआ। लेकिन जितना ये गाना लोकप्रिय था, इस गाने की बुराई भी, इस गाने की आलोचना भी हुई थी। महिलाओं को ये शिकायत थी कि इस गाने के अंदर ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है विमेन को। उन दिनों मैं एक रेडियो स्टेशन के लिए काम करता था दिल्ली में और उन दिनों में वाजिद दिल्ली आए हुए थे, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और हमने कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिलाओं से बात की है, आप भी आइए और जवाब दीजिए इसका। मैं समझता हूँ कि इतना संवेदनशील था वो आदमी, उन्होंने जवाब दिया
सिनेमा में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं, हम चाहते नहीं हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे इस गाने से, हमारे इस गाने से किसी को परेशानी हुई, और ऐसा गाना हम दोबारा नहीं बनाएंगे। और देखिए, आप नोटिस करेंगे वैसा गाना साजिद वाजिद ने दोबारा नहीं बनाया। उस आदमी के अंदर एक, मैं समझता हूँ, संवेदना थी, समझ थी, क्या गलत है और क्या सही है। ये थे पत्रकार सुशांत मोहन। साजिद वाजिद की जोड़ी पिछले काफी समय से सलमान खान के साथ काम कर रही थी। पार्टनर, वीर, दबंग, एक था टाइगर जैसी सलमान खान की कई फिल्मों में दोनों भाइयों ने संगीत दिया। इसके अलावा बिग बॉस सीजन 4 और 6 के ट्रैक भी इसी जोड़ी ने कंपोज किए थे। फिल्म जगत में जोड़ियों में संगीत देने का पुराना चलन रहा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण आनंद, शंकर जयकिशन, आनंद मिलिंद, जतिन ललित ऐसी ही जोड़ियां रहीं। साजिद वाजिद नए दौर में सामने आए ऐसे संगीतकार द्वय में शामिल थे जिनका संगीत युवाओं ने खूब पसंद किया। उन्होंने रोमांटिक नंबर भी दिए और आइटम नंबर्स भी। उनकी जोड़ी धागे के दो सिरे की तरह थी। 43 साल की उम्र में एक सिरा भले खो गया हो, लेकिन लोकप्रिय संगीत की दुनिया में वाजिद को हमेशा दबंग की तरह याद किया जाएगा। मन बलवान लागे चट्टान, रहे मैदान में आगे। और अब बाजार का हाल सुनिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट शुभम शंकरधर से। भारतीय शेयर बाजार में आज का सत्र एक ज़बरदस्त खरीदारी वाला सत्र था। सभी सेक्टर्स में बड़े शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। पिछले हफ्ते से जारी तेजी आज भी जारी रही। पिछले एक हफ्ते में सेंसेक्स और निफ्टी ने 6% से ज़्यादा की बढ़त ली थी और आज पहले ही सत्र में, कारोबारी सत्र में हफ्ते के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही 2.5% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 880 अंकों के बढ़त के साथ 33,303 के स्तर पर और निफ्टी 245 अंकों की बढ़त के साथ 9826 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 3.5% की तेजी देखने को मिली। ये ध्यान देने वाली बात है कि पिछले हफ्ते भी बाजार में जो तेजी आई थी उसको बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों ने ही लीड किया था और आज भी बैंकिंग और फाइनेंस शेयरों में ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स भी 3% से ज़्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ है, जो ये दिखाता है कि छोटे मझोले शेयरों में भी इंडेक्स के शेयरों के साथ, दिग्गज शेयरों के साथ खरीदारी देखने को मिली। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे तो आज केवल फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन और फूड एंड बेवरेजेस ये सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर कुछ गिरावट थी, बिकवाली थी। इसके अलावा सारे ही सेक्टर्स बढ़त के साथ बंद हुए। बैंकिंग में 4% से ज़्यादा की बढ़त थी, आईटी सेक्टर में करीब 2.25% की बढ़त थी, ऑयल एंड गैस सेक्टर भी करीब 3.5% बढ़त के साथ बंद हुआ, ऑटो सेक्टर में 2.5% से ज़्यादा की बढ़त थी। तो आज की जो खरीदारी थी वो अक्रॉस द सेक्टर खरीदारी थी। बड़े शेयर, छोटे शेयर, मझोले शेयर सब में ही खरीदारी की गई। पिछले हफ्ते हमने देखा एफआईज, डीआईज लगातार खरीदारी कर रहे थे। आज की तेजी देखकर ये लगता है एफआईज ने, डीआईज ने आज भी बाजार में खरीदारी की। आज शाम को जब प्रोविजनल नंबर आएंगे तब पता चलेगा। और ये आज शाम को एक कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया, कई अन्य फैसले लिए। लॉकडाउन के लिए जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज आया था उसको कैसे आगे लागू किया जाएगा, इस पर भी कुछ फैसले हुए। इन फैसलों का असर निश्चित तौर पर कल के बाजार के सत्र में देखने को मिलेगा। जानकारी दे रहे थे शुभम शंकरधर। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। लॉकडाउन में फंसी जिंदगी अब अनलॉक हो रही है। बाजारों की रौनक लौट रही है, दुकानें खुल रही हैं, सार्वजनिक स्थलों को खोलने की तैयारी चल रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरत है पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और आज तक रेडियो तो आपके साथ है ही। अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। और हाँ, हमें अपनी राय radio@aajtak.com पर भेजना ना भूलें। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।